हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो आपका 1, 3, 4 अप्रैल को जो हुआ था, उन्हीं प्रश्नों को देखते हुए आगे के प्रश्नों को तैयार किया गया है ताकि आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी बात प्रकाश का हो तो आप याद रख लीजिएगा कि प्रकाश का खोज किसने किया था, तो रीमर ने किया था। पूछेगा रीमर ने किससे किया था, तो आपको याद रखना है कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड से किया था। अच्छा, अगर पूछेगा कि प्रकाश एक कण है, यह बात सर्वप्रथम किसने बताया था, तो आपको बताना है मुनि कणाद ने बताया था, लेकिन न्यूटन ने इसको प्रूव करके दिखाया था। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि ऑप्शन में जो रहेगा कणाद रहे या न्यूटन रहे, तो इस हिसाब से आपको लगाना है। अच्छा, लेकिन प्रकाश एक तरंग है, पूछेगा कि यह बात किसने कहा था, तो दोस्तों प्रकाश एक तरंग है, यह बात सर्वप्रथम कहा था हाइगेंस ने। किसने कहा था, तो हाइगेंस ने कहा था। इन्होंने न्यूटन के फिनोमेना को गलत बताया कि प्रकाश जो है सिर्फ कण ही नहीं है बल्कि एक तरंग भी है। तो यह बात किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो हमेशा अवतल दर्पण होता है। तो जब भी बात अवतल दर्पण का होता है तो कुछ आप इसका उपयोग याद रख लीजिए। अच्छा, जब आपको पूछेगा कि सैलून में हम लोग यानी दाढ़ी बनाने वाले जो शीशा जो होता है सैलून में, पूछेगा उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और चिकित्सक द्वारा आँख, नाक, कान एवं गला आदि के चेक करने के लिए पूछेगा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, गाड़ी के हेडलाइट में पूछेगा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का किया जाता है। पूछेगा सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में भी इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। सड़क के किनारे टॉर्च लाइट में जो रोड जो लगल रहता है, रोड के किनारे जो लाइट जो लगल रहता है, पूछेगा कि उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो आपको बताना है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो चलिए दोनों प्रश्न हो गया। बढ़ते हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सर्वाधिक होती है। पूछेगा कितना होती है, तो आपको बताना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होता है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि जल में कितना होता है, मैं आपको क्वेश्चन का लेवल से लेकर के चलता हूँ। आपको एग्जामिनर अगर एक तरह से पूछा है तो आपको 4 तरह से याद रखना है ताकि कहीं से क्वेश्चन पूछे तो फिर भी गलती का कोई संभावना ना हो। तो सर्वाधिक निर्वात में होता है, उसके बाद किस में होता है, जल में होता है। निर्वात के बाद जल में होता है। पूछे कितना होता है, तो 2 × 2 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जल के बाद पूछेगा किस में होता है, तो आपको बताना है कांच में होता है। कांच में पूछेगा कि कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये किस में होता है, कांच में होता है। और उसके बाद में सबसे कम किस में होता है, तो आपको बताना है कि नायलॉन में होता है। पूछेगा नायलॉन में कितना होता है, तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में और सबसे कम किस में होगा, नायलॉन में होगा। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों नायलॉन को हम लोग उन तंतु के नाम से जानते हैं, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ था तो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। ये चैनल सभी एग्जाम का तैयारी करवाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKI दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल दर्पण पाया जाता है। इसलिए हम लोग दूर का प्रतिबिंब को हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पूछेगा कहाँ होता है, तो गाड़ी का पार्श्व दर्पण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मतलब पीछे देखने में, वाहन को पीछे देखने में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग और भी अगर पूछेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो बताना है कि टेलीस्कोप में होता है। कहाँ होता है, टेलीस्कोप में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 5वां नंबर का, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, तो दृष्टिपटल कहते हैं। जहाँ से हम लोग देखते हैं दृष्टिपटल, जहाँ पे हमारा नज़र पड़ता है जिस भाग पर, उसको हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए कार्निया को हम लोग नेत्र लेंस का प्रकाश द्वार कहते हैं, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है 6ठा नंबर का, समान नेत्र का दूर बिंदु है। अब यहाँ से देखिए समान नेत्र का यहाँ पे क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चे से गलती होने का संभावना रहता है। यहाँ पूछ रहा है कि समान नेत्र का दूर बिंदु है, तो आपको बताना है कितना है, अनंत होता है। अगर
आगे क्वेश्चन आएगा कि हमारा आँख जो है मिनिमम कितना बिंदु तक कितना दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, तब आपको बताना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पूछ रहा है कि समान नेत्र का दूर बिंदु है, तब आपका आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। आप लोग अच्छा से देख लीजिए। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। हम सब जानते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। कैलोरी पूछेगा किसका मात्रक होता है, तो ये गुप्त उष्मा उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और उष्मा का मात्रक फ़ारेनहाइट भी होता है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, और ताप का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। जब भी दोस्तों आपको हाइड्रो शब्द दिखा रहे, हाइड्रो शब्द अगर दिख जाए, आप बताइएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, जल होता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में हमको हाइड्रो दिख रहा है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोफोबिया क्या है, क्या पूछेगा, हाइड्रोफोबिया क्या है, तो हाइड्रोफोबिया दोस्तों जल से जो जिसको डर लगता है उस बीमारी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। क्यों कि हमने अभी अभी बताया कि हाइड्रो का अर्थ जल होता है, फोबिया का अर्थ डर होता है, तो उसी कहते हैं हाइड्रोफोबिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा क्या होता है, अगर पानी बहे तो पानी की धारा, करंट बह रहा है तो विद्युत का धारा। तो विद्युत धारा में पूछेगा क्या बहता है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन बहता है। तो विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं किलोवाट खड़ा में थोड़ी ना मापते हैं, उसको किस में मापते हैं, हम लोग एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कूलाम पूछेगा किसका मात्रक है, तो आपको बताना है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और वोल्ट का आप बताइए कमेंट में। अच्छा, वाट 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 का पूछेगा कि मात्रक किसका होता है, तो वाट, आप देखिए दोस्तों, अगर आपके पास शक्ति रहेगा ना तो आप कहिएगा कि हम तुम्हारा वाट लगा देंगे। तो वाट किसका होता है, तो विद्युत शक्ति का होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न आप देखिए। क्वेश्चन कहता है कि 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है कि 1 जूल बट्टे कूलम। कितना कहलाता है, जूल बट्टे कूलम कहलाता है। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 10वां नंबर का हो गया। 11 नंबर का, घर में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। तो घर में जो है विद्युत से दुर्घटना हम सब जानते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न है। अब इसके बारे में आपको क्या ही बताया, शॉर्ट सर्किट लगता है जिसके कारण क्या होता है, दुर्घटना होता है। इससे बचने के लिए हम लोग लघु पतन समझते हैं, लघु पतन, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा है वो विद्युत चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसका करता है, विद्युत चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये अंगूठा का बाद वाला उंगली को हम लोग कहते हैं तर्जनी। क्या कहते हैं, तर्जनी। पूछेगा तर्जनी किसका दिशा को दर्शाता है, फ्लेमिंग के वामे हाथ के नियम में। तो आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन दर्शाता है, ये तर्जनी दर्शाता है। जबकि मध्यमा, दोस्तों आपका बीच वाला जो हाथ का उंगली है उसको कहते हैं मध्यमा। पूछेगा कि मध्यमा किसकी दिशा को दर्शाता है, तो ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। विद्युत धारा की दिशा कौन दर्शाता है, तो मध्यमा, जो आपका हाथ का बीच वाला उंगली है उसको मध्यमा कहते हैं, ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए और भी कुछ फ्लेमिंग का नियम से मैं आपको ट्रिक में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगर पूछेगा कि फ्लेमिंग के नियम के अनुसार जो है फ्लेमिंग के नियम के अनुसार अगर आपसे पूछेगा कि विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर पूछेगा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों मैं आपका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर पूछेगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों, विद्युत जनरेटर को हम चलाएंगे खींच के, ताकत लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लगेगा, तो ताकत हमारा कौन हाथ में होता है, दाहिना हाथ में होता है। तो विद्युत जनरेटर जो होता है वो दाएँ हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जबकि विद्युत मोटर में हम लोग जैसे बटन को टिपे तो बंद हो गया, तो इसमें कम एनर्जी लगता है। तो कम एनर्जी कौन हाथ में, बाएं हाथ में। आप ये बात देख लीजिएगा। चलिए 13वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वो पूछ रहा है कि कौन सा गैस उत्तरदायी है। हम सब जानते हैं कि कार्बन डाई गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। अब देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो खतरनाक है, कार्बन ऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कहते हैं दम घोटू गैस। क्या कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं।
और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में को पूछेगा कौन सा गैस का होना अनिवार्य है, तो आपको बताना है कि CO2 का होना अनिवार्य है। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पादकता के रूप में हमको क्या मिलता है। हम लोग जानते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो पौधा CO2 गैस प्रकृति से लेता है। भगवान की कृपा से प्रकृति में बहुत ज़्यादा CO2 अभी फैला हुआ है, तो ये गैस को लेता है, बदले में हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन मुक्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन मुक्त होता है। अगर वही पूछे कि हमको उत्पादकता के रूप में क्या मिलता है, तो हमको मिलता है ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट मिलता है इसके बदले में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम सब जानते हैं कि एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। जो ऊष्मा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जो ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा को त्याग करेगा, और ऊष्माशोषी क्या होगा, जो ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है, क्या होता है दोस्तों, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है, क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें तीनों होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीनों चीज़ होता है। चलिए 16वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक पूछ रहा है कि कौन है, तो आपको बताना है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये ऑक्सीकारक है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और CO को बतावे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि किसी अम्लीय विलयन का pH मान होता है। दोस्तों अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है, वो 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। अगर 7 से अधिक हो गया तो आपको बताना है कि वह क्षार है। क्या बताना है, क्षार है। अगर पूरी 7 हो गया तो ये 7 से अधिक में है। पूरी अगर 7 हो गया तो बताना ये उदासीन है। तो पूछ रहा है कि किसी अम्लीय विलयन का pH होता है तो अम्ल है, तो चूंकि इसका कितना होगा, 7 से कम होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अम्ल और क्षार का पता हम लोग लिटमस पेपर से लगाते हैं। किससे लगाते हैं, और pH स्केल से लगाते हैं। pH स्केल का खोज पूछेगा किसने किया था, आपको बताना है डॉक्टर साइरेंसन ने किया था। डॉक्टर साइरेंसन ने किया था। वहीं अगर आपसे पूछे कि लिटमस पेपर किससे बना है, तो आपको बताना है कि रोसेला नाम का लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर का अगर वास्तविक कलर पूछे कैसा होता है, तो आपको बताना है बैगनी। क्या होता है, बैगनी होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 18 नंबर का, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। देखिए भैया, सोडियम कार्बोनेट पूछ रहा है तो Na से सोडियम होता है Na2CO3, तो यह हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। NaCl नमक आप तो जान भी करते हैं ये सब। चलिए अगर आपसे पूछेगा कि सोडियम का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो हम लोग सोडियम का उपयोग दोस्तों ऐसा कौन सा धातु है जिसको कहेगा कि चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम को हम लोग चाकू से काटा जाता है। पूछेगा इसको सुरक्षित कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन में डुबाकर। केरोसिन में पूछेगा किस धातु को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, तो सोडियम को। अच्छा, वहीं अगर आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ, पीछे मैंने बताया था कि ऐसा कौन सा धातु है जिसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए तो देखते कितना लोगों का ध्यान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर को हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, CaCO3। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर का प्रश्न है, जठर रस का pH मान लगभग होता है। हम सब जानते हैं कि जठर रस जो है निकलता है, कहाँ से निकलता है, हमारे अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अमाशय से एक रस निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं जठर रस। इसका मान जो होता है अम्लीय होता है, और जठर रस जहाँ से निकलता है अमाशय की, उस जगह को हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। और ये जो होता है जठर रस, इसका ये जो होता है अम्लीय होता है दोस्तों। अम्लीय होगा तो इसका pH मान कितना हो जाएगा, 7 से कम होगा। तो 7 से कम देख लीजिए कौन कौन दिख रहा है, यहाँ पे एक्यूरेट 7 है, तो 1.2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लगभग कितना होता है, 1.5, लगभग 1 से 1.5 के बीच में होता है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन उस हिसाब से कौन है, 1 नंबर है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर का प्रश्न है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा पर अगर हम जिंक को लेपते हैं तो पूछ रहा है कि इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों इस क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। अगर लोहा पर हम लोग जिंक क्यों लेपते हैं, क्योंकि जो है लोहा में संक्षारण की प्रक्रिया ना हो, क्योंकि लोहा वायु के संपर्क में आते ही क्या होता है, उसमें संक्षारण हो जाता है। अगर उसी आपसे पूछे कि स्टील यानी एल्युमिनियम पर हम लोग जब हम
चलिए आगे प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा KCl। क्या हो जाएगा? KCl, कैल्शियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट पूछ रहा है किसका अयस्क है। हम सब जानते हैं बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बॉक्साइट बोले या डोलोमाइट बोले, डोलोमाइट भी पूछेगा किसका अयस्क है, तो आपको बताना है एल्युमिनियम का अयस्क है। सीसा का अयस्क पूछे क्या है, तो आपको बताना है गैलेना। क्या है? गैलेना है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, जहाँ पर दोस्तों होता है सीसा, वहीं पर पाया जाता है जस्ता। क्या पाया जाता है? वहीं पर पाया जाता है जस्ता, इसलिए सीसा और जस्ता को हम लोग कहते हैं खनिज का जुड़वां बहन। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, कौन सा है? तो वो सबसे क्रियाशील धातु मैंने आपको बताया था कौन सा है, वो सोडियम है। इसलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं? इसको हम लोग रखते हैं किस में रखते हैं? पानी में रखेंगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, हवा में जैसे रखेंगे तो आग लग जाएगा सोडियम। तो इसको हम लोग रखते हैं केरोसिन तेल में, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? इसको एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न 26वां नंबर का है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। इथाइल हम जानते हैं, अगर कार्बन की संख्या 1 रहे तो मैथ कहते हैं, 2 रहे तो एथ कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग 2 किस में दिख रहा है, तो पहला वाला तो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या 1 है। अब यही दोनों में कौन सही होगा? तो इथाइल अल्कोहल हम लोग कहते हैं C2H5OH को कहते हैं। आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है, वो कितना है? तो 7 है। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चलिए 28 नंबर में, मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस किसका होता है? ये होता है फेफड़ा, न्यूरॉन, ऑप्शन में है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं, तो ये होता है नेफ्रॉन का होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का श्वसन केंद्र। अच्छा, न्यूरॉन पूछेगा किसका मात्रक है, तो आपको बताना है कि यह तंत्रिका तंत्र का मात्रक है। किसका है? तंत्रिका तंत्र का मात्रक क्या है? न्यूरॉन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु दोस्तों कौन है? तो केचुआ है। ये जल में भी रह सकता है और ये थल में भी रह सकता है, तो इसलिए केचुआ को हम लोग कहते हैं उभयलिंगी जंतु। और भी उभयलिंगी जीव है, कौन है? मेढक को भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि मेढक जलों में रहता है और थलों में रहता है। तो इसलिए मेढक अगर जल में रहता है तो पूछेगा किससे सांस लेता है, तो ये गल्फर से यानी गिल से सांस लेता है। लेकिन जब ये थल में रहता है तो ये पूछेगा किससे सांस लेता है, तो ये लेता है त्वचा से। किससे लेता है? त्वचा से। अच्छा, मेढक में पूछेगा कि प्रजनन क्षमता किस रासायनिक के कारण खत्म होता है, आपको बताना है क्या बताना है? एरिड्रिन के कारण। चलिए, और केचुआ जो होता है दोस्तों नेत्रहीन होता है। क्या होता है? नेत्रहीन होता है। और केचुआ का सबसे खतरनाक प्रजाति कौन है? हेलोडर्मा। क्या है? हेलोडर्मा। आप ये बात याद रख लीजिएगा, और सबसे बड़ा कछुआ यही होता है। चलिए 30वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, कूटपात किस में पाया जाता है? हम सब जानते हैं कूटपात जो होता है दोस्तों एक कोशिकीय जीव में होता है। किसमें होता है? एक कोशिकीय जीव में होता है। और अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जुगलिना हो गया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। दरअसल कूटपात क्या होता है आप समझिए, हम भोजन जो खाते हैं मुंह के द्वारा खाते हैं, लेकिन जो अमीबा जो है, अमीबा भोजन किसके द्वारा खाता है? तो ये कूटपात विधि द्वारा खाता है। जनरली इसके मुंह को ही हम लोग क्या कहते हैं? कूटपात कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। कहने का मतलब अमीबा का आकार बनाना बड़ा आसान है, किसी प्रकार के स्नो कर दीजिए। और ये अमीबा है, अगर यहाँ पर इसका खाना है तो ये ऐसे करके बढ़ के आएगा, ये खाना को से अपने अंदर में ले लेगा। इसी विधि को हम लोग कहते हैं कूटपात। चलिए 31 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, ऑक्सिन है। हम लोग जानते हैं ऑक्सिन एक हार्मोन है और ये पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? ये पादप हार्मोन है। आप एक बात याद रख लीजिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये पौधे को वृद्धि करने वाला हार्मोन है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा प्राप्त करना। क्या होता है? ऊर्जा देना। अच्छा पूछेगा कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको लेते ही हमको इंस्टेंट ऊर्जा मिल जाता है? इसलिए आपने खिलाड़ी सबको देखा होगा, जो एथलीट सब होता है, जो दौड़ने वाला होता है, जो क्रिकेटर होता है, मैदान में उसको क्या देता है? ड्रिंक्स देता है पीने के लिए। उसमें क्या मिला रहता है? कार्बोहाइड्रेट मिला रहता है। वो पूछ लिया जाता है खिलाड़ी को कौन सा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ता है, तो आपको बताना है कार्बन मोनोसेकेराइड, जिसको पीने के बाद इंस्टेंट एनर्जी देता है।
चलिए 32 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, वो है लीवर है। दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर पूछे शरीर का कौन सा है, अगर शरीर का पूछेगा सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि, तो आपको बताना है कि अग्नाशय है। यहाँ पर पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो क्या हो जाएगा, यकृत यानी लीवर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, तो ये दो चीज से मिलकर बना होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बहिर्स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलती है। पूछेगा कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसकी कमी से पूछे कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज होता है। डायबिटीज को हम लोग कहते हैं धीमी मौत, धीरे धीरे इंसान क्या होता है, मौत का करीब चला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 32 नंबर का हो गया। 33 नंबर का, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो ये होता है ईस्ट में होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मच्छर के डंक में क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मोडियम पाया जाता है। चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 33 नंबर हो गया। 34 नंबर का, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ये जो है संवृत अंग है, मतलब कहने का मतलब दोनों में बराबर जो इसमें होता है वो इसमें भी होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, समवित अंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 35 नंबर का, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। चीन के विद्यार्थी से नो, चाइनीज वाला लक्षण नहीं हो तो अच्छा है, और चाइना और पाकिस्तान ये दो को लक्षण ना हो तो बहुत अच्छा है। ऑप्शन बी में है चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणुओं से। दोस्तों हम सब जानते हैं हम लोग का जो पूर्वज था वो बंदर था और चिंपैंजी, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, चिंपैंजी से। अच्छा, मकड़ी के जाल में पूछेगा क्या पाया जाता है, तो मकड़ा अपने जाल से जो है जो अपना जाल जो है अपना लार से बनाता है। किससे बनाता है, लार से बनाता है। पूछेगा उसमें क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसके द्वारा बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट द्वारा बनता है, अपने लार से वो जाल बनाता है। अगर पूछेगा कि मकड़ा में टोटल कितना पैर है, तो आपको बताना है 6 पैर होता है। कितना पैर होता है, 6 पैर होता है। अच्छा, एक पैर में पूछेगा कितना घुटना होता है, तो 8 घुटना होता है। कितना घुटना होता है, 8 घुटना होता है। तो 8 पैर में 8 छक्के 48 घुटना होता है, किसमें, मकड़ा में। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, लकड़ी नहीं, पानी ये भी नहीं, और सूर्य, हाँ सूर्य भी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य जो है हमको 24 घंटा देते रहता है। 24 घंटा क्या कहते हैं, ये प्रत्येक दिन हमको क्या क्या देता है, ऊर्जा हमको देता है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं उगा तो 6 महीना बाद उगेगा, तो ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कोयला है, इसको एक बार यूज करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुरू में पूछेगा सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, ये भी बात बता सकते हैं आप। कोयला, अच्छा कोयला पूछेगा किस प्रकार का संसाधन है, तो बताना है कि अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है मतलब इसको एक बार यूज़ करेंगे तो दोबारा हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। पूछेगा कि भारत में सबसे पहले कोयला हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो रानीगंज से प्राप्त हुआ था। रानीगंज कहाँ पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि 37 नंबर का, हरे पौधे कहलाते हैं सभी स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो स्वपोषी है नहीं, तो इसलिए हमको ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्पादक कहलाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो जैव अनिम्नीकरणीय कागज नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। वहित मल ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये DDT इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मतलब इनमें से आपसे ढूंढना है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल ये भी प्राकृतिक संसाधन है। वायु भी प्रकृति के द्वारा ही मिलता है। मृदा ये भी प्राकृतिक संसाधन है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होता है इंसान का। तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए हम लोग बताए थे मनुष्य भी एक संसाधन ही है, मनुष्य भी एक संसाधन है जो दूसरे संसाधन का उपयोग करता है। तो चलिए 39 नंबर का प्रश्न हो गया। 40 नंबर का प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है, आप याद रख लीजिएगा, यूरो 2 का जो संबंध है जल प्रदूषण से है। किससे है, जल प्रदूषण से है, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि लोहे पर
लोहे पर जो हम लोग जस्ता लेपने का जो काम करते हैं, इसको हम संक्षारित से बचाने के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको समझ में आ गया होगा एनुडीकरण और जस्तीकरण क्या है। 42वां का प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। हम सब जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो क्या होता है, वो यूनिट होता है। विद्युत ऊर्जा यानी कि हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं, विद्युत धारा को कहते हैं। किसको कहते हैं, विद्युत धारा। यानी कि बिजली को, घर में जो बिजली होता है, कहता है ना इतना यूनिट बिल आया है, उतना यूनिट बिल आया है, तो हम लोग व्यापारिक ऊर्जा है नहीं ये, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर का प्रश्न है, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि समान नेत्र लेंस जो है, नेत्र जो है समान दूरी, कितना दूरी को स्पष्ट देख सकता है, तब होता है आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछ रहा है कि समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है, तब आपको लगाना है ऑप्शन डी अनंत लगाना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44वां नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो मैक्सिमम आबंध बनते हैं वो कितने बनते हैं, एक ही आबंध बनते हैं। ये बात आप याद रख लीजिएगा, एक ही बॉन्ड बनता है। चलिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित यानी कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो अब यहाँ पर देखिए भैया, आपको बढ़िया से चेक इन करना पड़ेगा। देखिए आहार श्रृंखला क्या होता है। देखिए घास को घास, गेहूँ तथा आम, नहीं ये भी बिल्कुल नहीं होगा। घास, बकरी तथा मानव, हाँ घास को खाएगा बकरी, और बकरी खस्सी को कौन खाता है, मनुष्य खाता है। तो ये आहार श्रृंखला का दिख रहा है। चलिए और भी चेक करते हैं, बकरी, गाय, हाथी, नहीं गाय तो बकरी को कहीं नहीं खा पाएगा, और गाय को हाथी भी गाय को नहीं खाता है, तो ये भी गलत है। हाँ घास, मछली और बकरी को घास खा जाएगा, हाँ लेकिन बकरी मछली खाता है, नहीं खाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी, यानी घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगा, और बकरी को कौन खाएगा, इंसान खाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। अच्छा, नहीं करता कौन है, तो अग्नाशय करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य कौन करता है, ये अग्नाशय करता है। पूछा कि नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि भी करता है, इसमें वृषण भी करता है, लेकिन अंडाशय नहीं करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बन यौगिक कौन सा है, तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, C2H4। चलिए 48 नंबर का प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी वाहन में हम लोग पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उत्तल दर्पण दूर का वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक में बनाता है। कैसा बनाता है, दूर का वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक में बनाता है। इसलिए इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, 1-2 वीडियो तो फाइनली है कि मैं अपलोड कर ही देता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। यह चैनल बहुत जल्दी BSSC का भी, बिहार BSSC का भी तैयारी करवाएगा। आप तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों के लिए अभी सर्वाधिक जरूरी क्या है। अभी DLED का एग्जाम पड़ा हुआ है, इसलिए मैं DLED का करवा रहा हूँ। आगे जैसे जैसे जो सब्जेक्ट जिसका एग्जाम होगा, मैं उन सब का भी सोल्यूशन करवाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।